YouTube के परमार आईएएस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो। पिछली क्लास में हमने ब्रह्मांड की अवधारणा के 4 बिंदुओं में से 2 बिंदुओं की व्याख्या की थी। सबसे पहले क्या था, इसकी व्याख्या की थी। ब्रह्मांड सृजन की शुरुआती अवस्था कैसी थी, इसकी व्याख्या की थी। आज की क्लास में हम 2 इन बिंदुओं की व्याख्या करेंगे। ब्रह्मांड सृजन कब और कैसे प्रारंभ हुआ, यह पहला बिंदु रहा। ब्रह्मांड के अंग या भाग दूसरा बिंदु रहा। हम लेते हैं पहला बिंदु, ब्रह्मांड सृजन कब और कैसे प्रारंभ हुआ। देखिए, इसमें यह ध्यान देना है, पिछली क्लास से मैंने चर्चा की थी कि एक सिंगुलरिटी की अवस्था आई थी और सिंगुलरिटी की अवस्था को निर्वचन करते समय मैंने आपको बताया था एक अनादिकाल की शक्ति थी। फिर रचयिता आया, रचयिता की कामना या इच्छा आई तो उसने कुछ बनाया। तब कहीं एक तत्व आया जिसे हम सिंगुलरिटी की अवस्था कहते हैं। सिंगुलरिटी की अवस्था वास्तव में यह एक प्रकार का बीज है, एक प्रकार का आधार है जहां से ब्रह्मांड बनना शुरू होता है। इसका मतलब ब्रह्मांड बनने के पहले कौन सी ऐसी स्थिति थी, कौन सा ऐसा धरातल था जहां से ब्रह्मांड बनना शुरू होता है, उस स्थिति या धरातल को हम सिंगुलरिटी या विलक्षणता की स्थिति कहते हैं, अवस्था कहते हैं। ब्रह्मांड सृजन इसी सिंगुलरिटी की अवस्था में जो तत्व आया था, जो पदार्थ आया था, जो शक्ति आई थी, उसी से ब्रह्मांड बनना शुरू होता है। तो ब्रह्मांड सृजन कब और कैसे प्रारंभ हुआ, इसमें हम देखते हैं कि आज से लगभग 14 अरब वर्ष के पहले की बात है कि उस समय सिंगुलरिटी अर्थात विलक्षणता की अवस्था आई थी। सिंगुलरिटी की अवस्था में क्या आया था, उसमें एक छोटा सा बिंदु आया था, एक छोटी सी बिंदु के आकार की स्थिति आई थी। वह जो छोटा सा बिंदु था अत्यंत छोटा था, गर्म था और घना था। इसका मतलब सिंगुलरिटी की जो अवस्था है, जो वो समय है, जो वह एक सिचुएशन है, उसमें एक अत्यंत छोटा, गर्म और घना बिंदु आया जो भारी पदार्थ से बना हुआ माना जाता है। वही अस्तित्व में एक बिंदु आया। अब इसी बिंदु से धीरे धीरे ब्रह्मांड बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इस बिंदु का विस्तार हुआ और तापमान कम हुआ। परिणाम यह होता है कि इस बिंदु में अचानक विस्फोट होता है। देयर वॉज द सडनली एक्सप्लोजन इन दैट पॉइंट। एक्सप्लोजन हुआ। इस विस्फोट को महाविस्फोट की संज्ञा दी जाती है। अंग्रेजी में बिग बैंग कहा जाता है, यानी ग्रेट एक्सप्लोजन, बहुत बड़ा धमाका। यह विस्फोट महाविस्फोट कहलाया, बिग बैंग कहलाया। इसका मतलब इसी महाविस्फोट जब होता है उस बिंदु में, तो उस बिंदु के अनेक अरबों टुकड़े हुए और शायद इन्हीं टुकड़ों से धीरे धीरे आकाशीय पिंड बनना शुरू हुए। यानी महाविस्फोट के बाद ब्रह्मांड बनना प्रारंभ होता है। महाविस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। अतः सिंगुलरिटी की अवस्था महाविस्फोट के पूर्व की अवस्था है। इसका मतलब ब्रह्मांड बनना महाविस्फोट से शुरू होता है, लेकिन महाविस्फोट के पहले सिंगुलरिटी की अवस्था थी। इसका मतलब ब्रह्मांड बनने की शुरुआत महाविस्फोट से होता है। अगर आपको इसको समझना है तो यह ध्यान देना है
कि ब्रह्मांड का सृजन महाविस्फोट से शुरू होता है। लेकिन महाविस्फोट के पहले एक सिंगुलरिटी की अवस्था थी, एक विलक्षणता की अवस्था थी। तो इसका मतलब है सिंगुलरिटी की अवस्था पहले थी और ब्रह्मांड के निर्माण के विस्फोट की अवस्था दूसरी अवस्था है। यही कारण है कि यहां पर हमने लेखबद्ध किया है, और वह यह कि महाविस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, अतः सिंगुलरिटी की अवस्था महाविस्फोट के पूर्व की अवस्था थी। महाविस्फोट से अब होता क्या है, इतना समझ में आ गया कि सिंगुलरिटी की अवस्था और उसमें महाविस्फोट हुआ, तो एक यह अवस्था। अब महाविस्फोट में क्या हुआ, महाविस्फोट से अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ। विस्फोट होता है उस छोटे बिंदु का, उससे बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निष्कासित होती है, ऊर्जा का गमन होता है, वह निकलती है, उत्सर्जन हुआ। और यह देखिए कि प्रत्येक 10 सेकंड पर एक विस्फोट 2 गुना होता गया। यानी 10 सेकंड में यह जो विस्फोट था यह 2 गुना हो गया, फिर 2 गुना हो गया। विस्फोट बढ़ता गया, विस्फोट की संख्या बढ़ती गई, और जब संख्या बढ़ेगी तो निश्चित बात है कि इसमें जो ऊर्जा है, ऊर्जा की मात्रा भी बढ़ेगी। महाविस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ। अब जब किसी बिंदु पर महाविस्फोट होगा तो पदार्थ बनेंगे, तो पदार्थ बहुत खंड खंड में वह बिंदु टूट जाता है, तो पदार्थों का निर्माण हुआ, फलता है। कौन से पदार्थ बनते हैं उस महाविस्फोट से? सामान्य पदार्थ अस्तित्व में आते हैं, क्योंकि वह जो छोटा और गर्म और घना बिंदु था सिंगुलरिटी की अवस्था में, वह भारी पदार्थ का बना था, हैवी मटेरियल का, हैवी मैटर से। और जब विस्फोट हो जाता है तो विस्फोट के पश्चात यहां पर उसी में जब विस्फोट होता है तो उससे सामान्य पदार्थ बनते हैं, यानी नॉर्मल मैटर्स अस्तित्व में आते हैं। और सामान्य पदार्थों का महत्व है क्योंकि पूरा ब्रह्मांड अधिकांशतः इन्हीं सामान्य पदार्थों से ही बना हुआ है। सामान्य पदार्थों का निर्माण हुआ। अब हम ये देखते हैं कि महाविस्फोट जब होता है तो उसके पहले सेकंड में क्या हुआ? विस्फोट हुआ, और बस विस्फोट के 1 सेकंड में ही, आफ्टर 1 सेकंड, क्या होता है, कौन सा सामान्य तत्व बनता है। और यह हमें पता है कि सिंगुलरिटी की अवस्था भारी पदार्थ, और जब विस्फोट होता है तो उससे सामान्य पदार्थ बनते हैं। तो महाविस्फोट के बाद 1 सेकंड में कौन सा सामान्य पदार्थ आया? तो महाविस्फोट के पहले सेकंड में क्वार्क और इलेक्ट्रॉन का जन्म होता है। क्वार्क और इलेक्ट्रॉन पहले सेकंड में आते हैं। इसे स्मरण रखिए, याद रखिए, और आप ये समझिए कि परमार सर ने जो समझाया कि सिंगुलरिटी की अवस्था अर्थात एक छोटा सा घना गर्म बिंदु है और उस पर महाविस्फोट होता है, तो महाविस्फोट से सामान्य पदार्थ बने। तो सामान्य पदार्थ है कौन पहले आया? तो इन थोड़ा सा तथ्यों को समझने का प्रयास करिए, बार बार इनको रिवाइज करिए, और जब रिवाइज करेंगे तो धीरे धीरे ये चीजें आपको याद हो जाएंगी, और ये आपके प्रारंभिक परीक्षा में तो सहयोग करेंगे, मुख्य परीक्षा में भी, यहां तक कि मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों के अलावा निबंध में भी ये उपयोगी है। तो यहां पर हम देखते हैं कि महाविस्फोट के पहले सेकंड में क्वार्क और इलेक्ट्रॉन जन्म लेते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है? और फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे उप परमाणु कण बनते हैं। तो ये आपने क्रम देखा। फिर उसके बाद विस्तार के साथ ब्रह्मांड ठंडा हुआ, विस्तार होता गया तो वह धीरे धीरे शीतल होता है, ब्रह्मांड ठंडा हुआ, और जब ठंडा होता है तब फिर समय, स्थान, ऊर्जा और
अन्य पदार्थों की उत्पत्ति होती है। यानी जो समय नामक चीज है वह बाद में जन्म लेता है, स्थान भी बाद में लेता है, ऊर्जा और अन्य पदार्थों की उत्पत्ति हुई। ठंडा होने पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में जुड़कर हीलियम और हाइड्रोजन जैसे हल्के तत्वों के नाभिक बनाने लगे। अब जरा ध्यान दीजिए, जब यह ठंडा होता है तो ठंडा होने पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में जुड़ने लगे। यही जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस से जुड़ने लगे और जुड़ करके एक सेंटर बनाने लगे, न्यूक्लियस बनाने लगे, नाभिक बनाने लगे, यानी अंदर का मुख्य भाग बनाने लगे। और नाभिक बनाने लगे तो नाभिक किन तत्वों का बनाने लगे? क्योंकि उन्हीं नाभिकों से फिर जो तत्व बने वह हीलियम और हाइड्रोजन बनते हैं। इसका मतलब यह कि यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में मिलने लगे और मिलकर के एक छोटा सा केंद्र बनाने लगे और उन्हीं केंद्रों के फिर फैलाव से हाइड्रोजन जन्म लेता है, हीलियम जन्म लेते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां पर यह कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस से मिलकर हीलियम और हाइड्रोजन जैसे हल्के तत्वों के नाभिक बनाने लगे। और फिर क्या होता है, कालांतर में इलेक्ट्रॉन इन नाभिकों से जुड़कर पहले स्थिर परमाणु मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम बना सके। कालांतर में इलेक्ट्रॉन इन्हीं नाभिकों से जुड़ गए और जुड़कर पहले स्थिर परमाणु, यानी ऐसा जो कि स्थिर रहे, स्टेबिलिटी हो, तो ऐसा स्थिर परमाणु बनाया जिसे मुख्य रूप से हम हाइड्रोजन और हीलियम बना सके। मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम यानी अस्तित्व में आए। पुनः और शीतल होता है, यही जो विस्फोट हुआ था, तो और ठंडा होने पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर हाइड्रोजन परमाणु बनाने लगे। जब और शीतल हुआ तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं और मिलकर हाइड्रोजन परमाणु बनाने लगे, जिससे ब्रह्मांड पारदर्शी हुआ। यानी जब हाइड्रोजन जैसा तत्व बनने लगा, हाइड्रोजन जैसा परमाणुिक तत्व बनने लगे और ये बहुत संख्या में बन गए, तो जब बहुत संख्या में हो गए तो ये तत्वों का अस्तित्व तो हो गया, लेकिन इन तत्वों के आर पार हम देख सकते हैं। एक तरह का कहा जाए ये एक मकड़ी का जाल है, या ऐसा है जब विचारों का, अगर मैंने विचार दिया आपने दिया, तो विचारों का जाल मेरे और आपके बीच में फैला है, लेकिन हम आप एक दूसरे को देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो विचारों का जाल है, तो विचारों के जाल से भौतिक रूप से हम इधर उधर आर पार देख सकते हैं। तो उसी तरह जब हाइड्रोजन परमाणु बनने लगे तो हाइड्रोजन परमाणु में हम इस पार से उस पार यानी आर पार देख सकते हैं, और शायद इसी कारण से ब्रह्मांड पारदर्शी हुआ हाइड्रोजन परमाणु बनने से। ब्रह्मांड में सबसे व्यापक तत्व हाइड्रोजन है। अगर मैं कहूं कि सर्वाधिक कौन सा तत्व इस ब्रह्मांड में है, तारों आदि में कौन सा सर्वाधिक तत्व है, तो हाइड्रोजन ही सर्वाधिक व्यापक तत्व है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है। यह भी आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। इसे याद कर लीजिए। देखिए एक बात ध्यान देना है, बार बार जैसे मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो बार बार अगर आप दिमाग में लाएंगे, अगर आप खाना खाते हैं या फिर आप कहीं बैठे हैं या कहीं और कुछ काम कर रहे हैं, और यह बात अगर दिमाग में आप लाएंगे कि कौन सा सर्वाधिक तत्व है, कौन, एक बार दो बार तीन बार लाएंगे और धीरे धीरे वह आपका याद हो जाएगा, और जब एग्जामिनेशन में आपका आएगा तो सही ऑप्शन ही आप चुनेंगे। तो यहां पर सबसे व्यापक तत्व हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन से तारों की रचना हुई। ध्यान दीजिए, अन्य तत्व बहुत कम है, 98% के आसपास देखा जाए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से तारों की रचना हुई। और संलयन प्रक्रिया से, ध्यान दीजिएगा, जब हाइड्रोजन से तारा बना
तो तारे के केंद्र में एक फ्यूजन प्रोसेस होता है, और फ्यूजन यानी संलयन। संलयन में तत्व एक दूसरे से मिल करके और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, और ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जबकि फिजन जो प्रक्रिया होती है, विखंडन होती है, उसमें तत्व अलग होते हैं, ऊर्जा निकलती है और तत्व लगभग समाप्त से होते हैं। और इसमें तत्व मिलते जाते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसलिए संलयन प्रक्रिया बहुत ही ऊर्जावान प्रक्रिया है। तो यहां पर हाइड्रोजन से तारों की रचना हुई, और चूंकि हाइड्रोजन ही है तारों में, तो उसके बाद इसी हाइड्रोजन के नाभिक में केंद्र में संलयन प्रक्रिया यानी फ्यूजन प्रक्रिया। और ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि तारे स्वयं अपने आंतरिक भाग से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तापमान उत्पन्न करते हैं, तो किसके कारण? तो क्वेश्चन पूछा जाता है संलयन प्रक्रिया के कारण होता है। फ्यूजन, FUSION, फ्यूजन प्रक्रिया से होता है, ये आप याद रखिएगा। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा सूर्य तापमान उत्सर्जित करता है, ऊर्जा उत्सर्जित करता है, किस प्रक्रिया से? तो आप कहेंगे कि हमारे सूर्य के आंतरिक भाग में, नाभिक में, वहां पर संलयन प्रक्रिया होती है, फ्यूजन प्रक्रिया होती है, और उसी से ऊर्जा अत्यधिक उत्पादित होती है, और तारों में यह प्रक्रिया चलती है। तो यह आपको याद रखना है, ध्यान देना है। एक एक प्रश्न अपने दिमाग में उनके तथ्यों को, उनकी अवधारणाओं को, उनकी बातों को आप बैठाते जाएंगे। एक एक प्रश्न का उत्तर आप तैयार करते जाइए। कब आपका रास्ता कट गया, कब आप सफल हो गए, आपको पता नहीं चलेगा। अरे रुचि पैदा करिए, और जब विषय में रुचि हो जाएगी और वो भी भविष्य निर्माता विषय होगा, तो निस्संदेह आपका दिलो दिमाग और आत्मा पूरे से आप मेहनत करेंगे, तब आपके हाथ में सफलता होगी। यही सफलता का रहस्य है। तो प्रक्रिया से हीलियम का उद्भव हुआ। अब जब हाइड्रोजन का तारा था और वहां पर संलयन प्रक्रिया हुई, तो हीलियम का उत्पादन हुआ। और जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, जब फ्यूजन प्रक्रिया से हीलियम उत्पन्न होने लगता है, तभी ग्रेटेस्ट एनर्जी जनरेट होती है, तभी ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो हीलियम का उद्भव हुआ। हाइड्रोजन खत्म होने लगा धीरे धीरे। मान लिया एक तारा है, वो तारा हाइड्रोजन का बना है, हाइड्रोजन से हीलियम बनने लगी, तो मान लिया हाइड्रोजन अब खत्म, अब हीलियम कहां से बनेगा? तो फिर हीलियम ही कन्वर्ट होने लगता है। तो हाइड्रोजन खत्म होने पर हीलियम के संलयन, यानी जो हीलियम बचा हुआ है, बाहरी आवरण है जो हीलियम है, तो हीलियम में संलयन होने लगा, वही फ्यूजन प्रक्रिया होने लगी। और जब हीलियम में फ्यूजन होने लगा, संलयन प्रक्रिया हुई, तो उससे क्या उत्पन्न हुआ? उससे उत्पन्न हुआ कार्बन। इसका मतलब हाइड्रोजन में फ्यूजन प्रक्रिया होने से हीलियम आया, और हीलियम में संलयन प्रक्रिया होने से कार्बन आता है। तो कार्बन का जन्म होता है, और कार्बन में भी अब संलयन प्रक्रिया होगी। तो कार्बन के आपसी संलयन से नियोन तत्व का जन्म होता है, नियोन तत्व आता है। तो यानी अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि नियोन का जन्म संलयन से हुआ, किसमें संलयन से हुआ? तो कार्बन में संलयन से हुआ। जैसा आपने देखा कि हाइड्रोजन में संलयन हुआ तो हीलियम का जन्म हुआ, हीलियम में संलयन हुआ तो कार्बन का जन्म हुआ, और कार्बन में संलयन हुआ तो नियोन का जन्म हुआ। और फिर देखिए, नियोन का संलयन होने लगा तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का जन्म होता है, और फिर ऑक्सीजन का संलयन होने लगा तो सिलिकॉन और सल्फर जैसे तत्व बनते हैं। पुनः एक बार थोड़ा देख लीजिएगा कि हमारा जो हाइड्रोजन है, ये एक हल्का तत्व है, सामान्य तत्व है। यह आया जब अस्तित्व में, और इसी हाइड्रोजन से तारों की रचना हुई। इस हाइड्रोजन में संलयन प्रक्रिया हुई तो हीलियम बना, और जब हाइड्रोजन खत्म हुई तो हीलियम में संलयन हुआ तो कार्बन अस्तित्व में आया। कार्बन का में संलयन प्रक्रिया हुई तो इसके बाद नियोन का जन्म हुआ, और जब नियोन में संलयन प्रक्रिया हुई तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का जन्म हुआ, और जब ऑक्सीजन में संलयन प्रक्रिया हुई तो सिलिकॉन और सल्फर बने।
इसका मतलब आपने देखा कि कहां सिंगुलरिटी की अवस्था में बस एक घना बिंदु आया था। और इसके और पहले की क्लासेस में मैं आपको बता चुका हूं कि सिंगुलरिटी कहां से आई। सिंगुलरिटी के पहले, उसके पहले एक महाशक्ति आई जिसे हम रचयिता बोलते हैं, जिसे हम भगवान बोलते हैं, जिसे परमात्मा बोलते हैं। फिर उसके पहले क्या आया, एक अनादिकाल की शक्ति थी। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं, और वो भी ऋग्वेद के 2 मंत्रों से, नासदीय सूक्त के माध्यम से मैंने बताया। तो यहां पर हमने देखा कि सिंगुलरिटी की अवस्था में एक ही छोटा सा घना एक बिंदु आया था, और उस बिंदु के महाविस्फोट, यानी अब ब्रह्मांड बनना शुरू हुआ, महाविस्फोट हुआ। और महाविस्फोट हो गया तो क्वार्क बना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये आए, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, इनका जन्म हुआ, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर ये बने। और इन्हीं तत्वों से जाने कितने ब्रह्मांडीय यानी तत्व बन चुके हैं, ब्रह्मांडीय पिंड बन चुके हैं, और इसी तरह से और अन्य चीजें बनती गई, और पूरा ये ब्रह्मांड हमारा अस्तित्व में आया। अब मैं आपको कहूं कि पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, तो प्रश्न यह उठता होगा आपके दिमाग में कि इस ब्रह्मांड में क्या क्या आता है। चिंता मत करिए, क्या क्या आता है भी मैं बताने वाला हूं कि ब्रह्मांड में क्या क्या शामिल है, इसके अंग कौन है, क्या क्या भाग है, उसे भी बताने वाला हूं। लेकिन यहां पर यह मैं आपको चित्र के माध्यम से बताना चाहता हूं कि किस प्रकार सिंगुलरिटी की अवस्था से बिग बैंग हुआ, और बिग बैंग से किस प्रकार से क्वार्क है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, और उसके साथ में हाइड्रोजन है, हीलियम है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, नियानी कैसे जन्म लेते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, ब्रह्मांडीय विकास का रूप आता है। इस रूप में मैं एक लेता हूं छोटा सा बिंदु जो मटराकार का है, और इसको एक बात ध्यान देना है, क्योंकि महाविस्फोट हुआ था, ऐसी बात यहां पर जॉर्ज लेमेटर ने बताया था। और लेमेटर ने यह बताया था कि महाविस्फोट हुआ, और उसी के बाद फिर खंड खंड हुए और हमारा ब्रह्मांड बना। तो जॉर्ज लेमेटर ने यह बताया था कि एक छोटा कोई बिंदु था, और उसी से विस्फोट हुआ था, और उन्होंने आधुनिक विज्ञान में बताया है, वैज्ञानिक सिद्धांत उनका है। लेकिन इन्हीं की लेमेटर के सिद्धांत को बाद में पुष्टि कर दी गई है स्टीफन हॉकिंग द्वारा। और स्टीफन हॉकिंग ने यह कह दिया है कि एक मटर के आकार का कोई सिंगुलरिटी जैसी कोई स्थिति रही होगी, और उसी पर विस्फोट हुआ और धीरे से चीज आई। तो अब हम इसे चित्र के रूप में समझ लें कि पहले एक सिंगुलरिटी की अवस्था थी, अर्थात मटर के आकार की एक स्थिति थी, फिर आकार में अचानक वृद्धि होती है, और वृद्धि के पश्चात फिर महाविस्फोट होता है। वृद्धि होती गई, फिर महाविस्फोट होता है, और लगभग 100 अरब से अधिक खंड हुए। यानी जब उसका विस्तार हुआ था, उसमें विस्फोट हुआ, तो उसके छोटे 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 लगभग 100 अरब से अधिक खंड होते हैं। अब मान लिया कि 1 2 3 4 5 और ये मैंने 100 अरब ले लिया। अब 100 अरब हुए तो ये छोटे छोटे 100 अरब टुकड़े हैं। तो फिर इन 100 अरब के जो टुकड़े हैं, इन सब के आकार में वृद्धि होने लगी। यानी ये बढ़ता गया, ये बढ़ता गया, ये बढ़ता गया, सभी बढ़ते गए, ये बढ़ते गए, सभी के आकार में वृद्धि हुई। और जब आकार में वृद्धि हो गई तो फिर उनमें विस्फोट हुआ, जैसा कि मटर के आकार में विस्तार हुआ था और उसमें विस्फोट हुआ। तो यहां भी विस्तार हुआ, बड़े आकार आए, और उसके बाद इनमें महाविस्फोट फिर हुआ। और इस एक में जब महाविस्फोट हुआ, इसमें 100 अरब से अधिक खंड, इसमें भी 100 अरब से, ये जितने 100 अरब से अधिक थे, सब में 100 अरब। अब मान लिया कि 100 अरब फिर आए, फिर इनका आकार बड़ा हुआ, उन 100 अरब के प्रत्येक के 100 अरब अरब, फिर इनका आकार बड़ा हुआ, और फिर विस्फोट हुआ। ऐसे अनगिनत असंख्य टुकड़े हो गए, सबका आकार बढ़ता गया, और साथ ही साथ सभी में महाविस्फोट होता गया, और सभी में
असंख्य टुकड़े होते गए। यही प्रक्रिया 14 अरब सालों से चल रही है, होता जा रहा है और यह चलती रहेगी और अनगिनत वर्षों तक चलती रहेगी। अब प्रश्न यह है कि क्या इतने खगोलीय पिंड बन गए होंगे, क्योंकि इन्हीं से सूर्य बनता है, आकाश गंगा आदि ग्रह पृथ्वी आदि सब बन गए। तो क्या इस आकाश जिसे हम कहते हैं, जिसे अंतरिक्ष बोलते हैं, उसमें इतनी जगह है कि ये सब समा जाएंगे? तो याद रखिए, अरबों अरबों साल यही प्रक्रिया चलती रहे, उनके खंड यही गतिशील रहे और यहां तक है कि प्रत्येक खगोलीय पिंड एक दूसरे से दूर भी हो रहा है। तो अरबों वर्ष यही विस्फोट होता रहेगा, एक पिंड दूसरे से दूर होता रहे, फिर भी यह जो अंतरिक्ष है छोटा नहीं पड़ने वाला। यानी कहा गया यह असीमित है, यह होता रहेगा। कभी यह नहीं आप कह सकते हैं कि इतने खगोलीय पिंड बन गए कि अब वो यहां रुक गए हैं, दीवार सी मिल गई, अब सीमा खत्म, अब वो कहां जाए, यह कभी नहीं आएगा। इतना विस्तार है, इतना है कि इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अरबों साल तक अरबों 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 खंड होते रहे और सब दूर जाते रहे, फिर भी सबके रहने के लिए जगह है और सभी लोग, सभी पिंड इस पूरे अंतरिक्ष में विद्यमान रहेंगे। एक बात ध्यान देना है कि इन सभी खंडों के आकार में वृद्धि होती है, पुनः महाविस्फोट होता है, यही क्रम निरंतर जारी है। परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के ब्रह्मांडीय पिंडों का जन्म। मान लिया इतना बड़ा एक ब्रह्मांड हुआ तो यह ब्रह्मांडीय कई पिंडों से बना है, तो यह प्रक्रिया जारी है। अब हमने यहां पर ब्रह्मांडीय सृजन कब और कैसे प्रारंभ हुआ, यानी 14 अरब साल पहले हुआ, सिंगुलरिटी की अवस्था से प्रारंभ हुआ। और कैसे हुआ, तो यह महाविस्फोट से हुआ। तो मैंने आपको कब, तो ये 14 अरब वर्ष, और कैसे महाविस्फोट, यह आपको बताया, इसे आपने समझा। इसे एक बार दो बार वीडियो और देखिएगा, हो सके नोट्स बना लें और समझेंगे, आपकी सोचने का दायरा बढ़ जाएगा, आपके जो ज्ञान की सीमा है वो और अंतरिक्ष की ओर जाएगी और आप कुछ कल्पना लोक में जाके कुछ सोचने लगेंगे कि क्या ऐसा है। और जब कल्पना करने लगता है एक ज्ञानी व्यक्ति, आप तो प्रबुद्ध है, एक प्रबुद्ध और ज्ञानी व्यक्ति जब वह पूरी तौर से सोचने लगता है, कल्पना करने लगता है, तो वह नवीन रास्ते ढूंढने लगता है, चाहे याद करने के हों या फिर मेंस में लिखने के हों, कि प्रश्न कैसे लिखा जाए, किस रूप में लिखा जाए। और जिस दिन आपके अंदर कल्पना शक्ति आ जाएगी, आप समझिए आप सफल हो गए। और कल्पना शक्ति लाने के लिए आपको यह सोचना पड़ेगा कि मैं वास्तव में कल्पना शक्ति वाले पंख लगा करके ही आगे बढ़ सकता हूं। तो यह तो हुआ। अब इसका जो हम चौथा पॉइंट था, यानी आज की क्लास का दूसरा, ब्रह्मांड के अंग या भाग। तो चलिए ब्रह्मांड के अंग या भाग। तो हमने देखा कि सामान्य पदार्थ बने थे, चाहे वो हाइड्रोजन हो या हीलियम हो, क्वार्क हो, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है, ये सारे सामान्य पदार्थ हैं। तो हम ब्रह्मांड के अंग कितने हैं, भाग कितने, यानी पूरे ब्रह्मांड में क्या क्या है। ये मान लिया कि हम मान लें कि गोला है, यही ब्रह्मांड है, तो इसमें क्या क्या आता है कि हम कह सके हाँ ब्रह्मांड में ये चीजें हैं। तो ध्यान, जैसे हम कह सकते हैं पृथ्वी में इतने देश हैं, तो उसी प्रकार से पृथ्वी में इतने 7 महाद्वीप है, ये पृथ्वी में 5 महासागर है। तो ब्रह्मांड में क्या क्या है, अगर हम कहते हैं ये तो यही तो इसके भाग है, यही तो इसके अंग है। तो ब्रह्मांड के अंगों के लिए मैं आपको यह बताऊं कि सामान्य पदार्थ अस्तित्व में आ गए थे, अभी आपने देखा। और जब सामान्य पदार्थ एक साथ मिल जाते हैं, समूहन होता है, तो समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ।
यानी सामान्य पदार्थ एक साथ मिल जाते हैं और एक पिंड बना लिया, और सामान्य पदार्थ मिल गए एक पिंड बना लिया, और सामान्य पदार्थ मिल गए एक पिंड बना लिया, पिंडों का सृजन हुआ। इन पिंडों में कौन कौन से आया? तो आकाश गंगाएं आ गई, और सौर परिवार आ गए, अनेक सौर परिवार, तारे, अनेक अनेक तारे आ गए, अनेक ग्रह आ गए, अनेक उपग्रह, अनेक धूमकेतु, अनेक उल्का पिंड, और अन्य अनगिनत पिंड आ गए। अब आपको मैं ये कहूं कि वास्तव में ये है क्या ब्रह्मांड? तो यही अनेक आकाश गंगाओं, सौर परिवारों, तारों, ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतुओं, उल्का पिंडों व अन्य अंतरिक्ष के पिंडों के एक समूह को ब्रह्मांड कहा जाता है। अब आपने ब्रह्मांड तो देख लिया, लेकिन एक कौतूहल उत्पन्न हो रहा होगा, एक प्रश्न आ रहा होगा आपके इसी सक्रिय दिमाग में, और वह आ रहा होगा कि आखिरकार ये आकाश गंगा क्या है, किस चीज से बनती है? सौर परिवार क्या है, किससे बनते हैं? तारे, ग्रह आदि ये है क्या और किससे बनते हैं? तो जो मेरी अगली क्लासेस आएंगी, तो अगली क्लासेस में जब इनका चैप्टर आएगा, तो उस समय मैं आपको बताऊंगा कि आकाश गंगा का सृजन कैसे हुआ, कौन कौन सी आकाश गंगाएं हैं, कौन सी आकाश गंगाओं के प्रश्न पूछे जाते हैं, और यह भी बताऊंगा कि सौर परिवार क्या होते हैं, कैसे बने, कौन कौन से हैं, तारे कैसे निर्मित होते हैं और कितने असंख्य हैं, ग्रह कैसे बनते हैं, प्लैनेट्स, और कितने हैं, सैटेलाइट्स यानी उपग्रह कैसे बनते हैं और असंख्य हैं। इनकी चर्चा मैं वहां पर करूंगा, लेकिन इतना जरूर पता हो गया कि इन्हीं सारी चीजों से, इन्हीं सारे प्रकार के पिंडों से यहां ब्रह्मांड बना। अब एक बात आती है, तो मैं यही तो कह सकता हूं कि ब्रह्मांड जिन जिन चीजों से बना, मान लिया साइकिल है, तो साइकिल एक है, तो साइकिल एक है, लेकिन वह 10 चीजों से बनी है, तो वही तो 10 उसके भाग हो जाएंगे। अगर साइकिल एक है, आप कहते हैं 10 ये, तो वही उसके भाग हो जाएंगे। अगर आप कहेंगे कि पैडल है, इसका मडगार्ड है, इसका चेन है, अगर रिम है, तीली है, टायर है, ट्यूब है, अगर आपने कहा, तो यही तो मैं कहूंगा कि यही तो इसके अंग हैं। और यही जब सब अंग व्यवस्थित रूप में जुड़ जाते हैं, जहां चाहिए वहां पर व्यवस्थित रूप से जुड़ जाते हैं, तो एक चीज का निर्माण होता है, वो कहलाएगा साइकिल। मेरा शरीर है, हाथ, नाक, कान, मुंह, पैर, लीवर, हार्ट, लंग्स, ये सब क्या है? अंग है। और ये अंग जहां चाहिए वहां एक दूसरे से जुड़ जाए, यानी व्यवस्थित क्रम में जुड़ गए, तो एक चीज बना, वो कहलाएगा शारीरिक ढांचा यानी शरीर। तो शरीर एक है, लेकिन कई अंग हैं। उसी तरह ये ब्रह्मांड है। अगर ब्रह्मांड के अंग बताना होगा, तो शरीर के यदि अंग बताना है, तो हाथ, नाक, कान, पैर में बताऊंगा। उसी तरह ब्रह्मांड के अगर अंग बताना होगा, तो यही तो कहूंगा, एक अंग उसका आकाशगंगा है, तो दूसरा उसका अंग सौर परिवार है, तीसरा उसका भाग्य अंग तारा है, फिर चौथा ग्रह है उपग्रह। यानी जो ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड के यही अंग हैं। अगर आपसे पूछा जाए ब्रह्मांड के अंग बताएं, तो ब्रह्मांड के अंग को आप ये बता सकते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है, तो इसके अंगों में आप यहां पर आकाशगंगा, यहां पर आप तारा, यहां पर ग्रह, यहां पर उपग्रह, यहां पर धूमकेतु, इस तरह से कह सकते हैं कि यही उसके अंग है। तो इस तरह से आपने देखा, और ये ध्यान दीजिएगा, इन्हीं अनेक प्रकार के पिंडों के समूह को ब्रह्मांड कहा जाता है, और यह निरंतर फैलता जा रहा है। ब्रह्मांड फैलता जा रहा है और विकसित होता जा रहा है, यानी इसके पार्ट्स होते जा रहे हैं। फैलता का मतलब दूरी बढ़ती जा रही है, एक पिंड और दूसरे पिंड के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। हब्बल ने भी यही कहा था। और साथ ही साथ विकसित होता जा रहा है, एक पिंड के अनेक बने, फिर उनके अनेक बने, फिर उनके अनेक बने। तो ये फैलता जा रहा है, विकसित होता जा रहा है। और मान लिया ऐसे ही अरबों खरबों पिंडों का एक ग्रुप बना, तो एक ब्रह्मांड हो गया। इसी तरह एक ब्रह्मांड नहीं है, इसी तरह का दूसरा ब्रह्मांड, तीसरा, असंख्य ब्रह्मांड है। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये सब क्या है? बस सोच भी नहीं सकते।
कल्पना में भी वहां नहीं पहुंच सकते हैं। इतनी बड़ी ये दुनिया है। और हम आप धरती का थोड़ा बहुत जान लेते हैं तो वहां पर हमारे आपके अंदर घमंड आ जाता है कि हम बहुत जानकार हैं, बहुत समझदार हैं। हम कुछ नहीं है। हाँ, इतना है कि ऊपर वाला हमें ताकत देता है, शक्ति देता है, तो हम 4 लोगों का सहयोग कर सकते हैं। मैं भी उसी क्रम में हूं, सहयोग ही आपका कर रहा हूं। और ईश्वर करे मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं बहुत बड़ा आपको सहयोग दे सकूं। इसी प्रकार के असंख्य ब्रह्मांड हैं। और आप भी जब बढ़िया ऐसे ही शक्ति अर्जित करेंगे तो निश्चित बात है, एक सफलता नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कई पाएंगे। ईश्वर आपको खूब सफलता दे। आज की क्लास समाप्त होती। धन्यवाद।